अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करें चैप्टर 4 दैट इज़ सेल्स एंड टिश्यूज़। अब यहाँ पे हम किसकी स्टडी करेंगे? सेल्स की। तो सेल्स बहुत छोटे होते हैं, हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आ रहे होते। उसके देखने के लिए उसे हमें जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए था जिससे हम उसको ईजिली स्टडी कर सकें। तो फिर हमने क्या किया? माइक्रोस्कोप की इन्वेंट की। सबसे पहले हमारे पास क्या होता था? एक ट्यूब होती थी, उसके साथ लेंस लगा हुआ होता था। उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी ऑर्गेनाइज्म को देखते थे और वो बड़ा करके तो दिखाता था, लेकिन सिर्फ इतना ही मैग्नीफाई कर सकता था, 3x to 9x, इससे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन नहीं होती थी। फिर उसके बाद जो हमारे पास रॉबर्ट हुक है, इन्होंने क्या किया था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के वर्जन में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लाई थी और इस इम्प्रूवमेंट की वजह से हम जो है किसी भी ऑर्गेनाइज्म को ईजिली देख सकते थे। अच्छा, माइक्रोस्कोप होता क्या है? हमने माइक्रोस्कोप को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है, ये इस तरह डिज़ाइन किया हम कि अगर हम कोई छोटी चीज़ जो हमें नेक्ड आइज से नज़र नहीं आ रही, वो हमें उससे नज़र आ जाए। तो इसको देखने के लिए, किसी भी नेकेड चीज़ को देखने के सॉरी किसी भी माइक्रोस्कोपिक चीज़ को देखने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। या फिर बहुत माइन्यूट सी चीज़ जिसको हम जो हमें नज़र नहीं आ रही होती, उसको देखने के लिए हमने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया। अब माइक्रोस्कोप में भी हमें दो चीज़ें चाहिए, एक मैग्नीफिकेशन और दूसरा रेजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? वो चीज़ हमें अपने साइज से बड़े होके नज़र आए। ठीक है, मतलब मैग्नीफाई होके नज़र आए। मैग्नीफाइंग ग्लास में भी हम यही कर रहे होते हैं। और दूसरा साथ साथ हमें रेजोल्यूशन, मतलब अगर कोई उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है या फिर कोई लाइन भी है तो वो हमें एक अलग स्ट्रक्चर के तौर पे नज़र आए, इतना ज़्यादा रेजोल्यूट हो जाए। ठीक है, अगर एक पॉइंट भी है ना तो वो पॉइंट भी हमें एक डिस्टेंस में नज़र आए ताकि हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकें। तो माइक्रोस्कोप में जो है बेसिकली हम ये दो चीज़ देख रहे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप था। उस लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि विजिबल लाइट पास होती है, जो भी हमने स्पेसिमेन रखा है या फिर हमने स्लाइड पे कुछ भी लगा के रखा है, उसमें से हम जो है माइक्रोस्कोप को इस तरह अरेंज कर दें कि उसमें से विजिबल लाइट पास हो और फिर जो है हम उसमें से इमेज को ऑब्जर्व कर सकें। तो हम इसको कहते हैं माइक्रोग्राफ, इस पूरे प्रोसेस को। और ये क्या होता है? ये सारी वर्किंग किसकी बताई मैंने? सिंपल माइक्रोस्कोप की। अच्छा, अब हमारे पास जो है कुछ कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी होते हैं या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा, ये देखिए मेरे पास जो ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये अनियन सेल्स और अमेबा का। तो ये मैंने किससे सीन किया? लाइट माइक्रोस्कोप से। ये इतना ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा है मुझे अमेबा के अंदर के सेल स्ट्रक्चर या फिर इसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में साइटोसोल की मूवमेंट या फिर इसके अंदर इसके ऑर्गेनलीज, गॉल्जी बॉडीज, ये सब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बस नज़र आ रहा है कि एक स्ट्रक्चर है। इसी तरह प्लांट सेल्स में भी, अनियन सेल में भी जो है मुझे सिर्फ ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि वाइट, और इसके अंदर कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप देखें कि अगर मैं नीचे एग्जाम्पल देखूं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है, सैल्मोनेला बैक्टीरिया। अच्छा, अगर मैं उसको लाइट माइक्रोस्कोप में देख रही हूँ तो ये जो पिंकिश डायग्राम है ये आप देखें, ये बस नज़र आ रहा है कि कुछ है। लेकिन यही अगर मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख रही हूँ तो मुझे क्या हो रहा है? एक प्रॉपर वे में नज़र आ रही हैं चीज़ें। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो जो हमें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ लाइट यूज़ कर रहे होते हैं रेदर देन नॉर्मल लाइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं? इनकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है। या अगर हम विजिबल लाइट देखें जो हम आमतौर पे लाइट माइक्रोस्कोप में यूज़ कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर रहे हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टर वेवलेंथ होती है, इसकी वजह से क्या होता है? हमारे पास हाई रेजोल्यूशन इमेज प्रोड्यूस हो जाता है, हमें जो है इससे आसानी से चीज़ें नज़र आ जाती हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये भी है कि हमारे पास अगर कोई लाइव सेल है, मीन्स कि कोई लिविंग है, उसको हम जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए हार्मफुल होगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन बीम्स ऑफ लाइट पास हो रही हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारे पास जो रेजोल्यूशन होती है वो 0.2 नैनोमीटर्स तक हो सकती है और मैग्नीफिकेशन जो है वो 20 to 50,000 टाइम्स बढ़ सकती है। अच्छा, हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं इसमें हम दो चीज़ें देख रहे होते हैं, एक SEM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और दूसरा होता है TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अच्छा, हमारे पास जो स्कैनिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स बीम्स जो है वो पास हो रही होती हैं। हमने एक इमेज, सॉरी हमारा जो स्पेसिमेन है उसको मैंने क्या किया है, एक यहाँ पे स्पेस स्टेज फिक्स होगा, वहाँ पे मैंने उसको प्लेस कर दिया। अब जब मैंने उसको वहाँ पे प्लेस किया, वहाँ से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ लाइट पास हो रही है।
उसके नीचे से मूव कर रही हूँ और इसके एज अ रिजल्ट वो क्या प्रोड्यूस कर दे रही है, एक इमेज प्रोड्यूस कर दे रही है 3D सरफेस पे, या फिर अगर मैं कहूँगी किसी मॉनिटर पे। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो ये TEM है, ये क्या कर रहा होता है, हमें डिटेल्ड इंटरनल इमेज मीन्स के इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमें एक एक पार्ट अलग अलग करके दिखा रहा होता है। मीन्स अगर मैं एक सेल की एग्जांपल लूँ, तो सेल के अंदर अगर एक गॉल्जी बॉडी है तो गॉल्जी बॉडी के अंदर क्या है वो तक मैग्नीफाई करके या रेजोल्यूट करके हमें दिखा रहा होता है। अच्छा, अब हमारे पास जो है हिस्ट्री ऑफ द सेल थ्योरी है। तो सबसे पहले जो सेल डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्होंने इसका नाम सेल क्यों रखा था, क्योंकि इन्हें जो है कंपार्टमेंट्स नज़र आए थे। तो इस कंपार्टमेंट को देखते हुए इन्होंने जो है इसका नाम क्या रख दिया था, सेल। और इन्होंने जो इसकी स्टडी की थी वो एक नॉन लिविंग सेल की स्टडी की थी। और किसमें स्टडी की थी, एक प्रिमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ना ही वो सिंपल माइक्रोस्कोप था, ना ही वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से पहले वाली स्टेज थी। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास सबसे पहले लिविंग सेल जिसने ऑब्जर्व किया था उनका नाम था लेवेनहुक। बॉटनिस्ट थे। इन्होंने जो है पॉन्ड वाटर में से पॉन्ड वाटर लिया था, उसको जो है ऑब्जर्व किया था, तो उसमें जो है इन्होंने एक लिविंग सेल ऑब्जर्व किया था। हमारे पास जो है लेवेनहुक जो है, इन्होंने सबसे पहले जो है बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ भी डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन, ये है इंग्लिश बॉटनिस्ट। इन्होंने जो है डिस्कवर किया था प्लांट सेल में न्यूक्लियस। उसके बाद हमारे पास सेल थ्योरी आई, और सेल थ्योरी याद रखिएगा 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, शेवॉन, शैलिडन एंड रिडल्फ रिचम। तो हमारे पास यहाँ पे शेवॉन क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या कंक्लूड किया था कि हमारे पास ना सिर्फ प्लांट सेल से बने हुए होते हैं, बल्कि हमारे पास जो एनिमल्स हैं उनका भी बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। अच्छा, इन्होंने अपने 2 पॉइंट्स दिए थे। एक ये था कि जितने भी सेल ऑर्गेनाइज्म हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए। या तो वो एक सेल से बने हुए मीन्स यूनिसेलुलर, या फिर एक से ज़्यादा सेल से बने हुए मीन्स मल्टी सेलुलर। और इन्होंने ये भी बताया था कि जो हमारे पास सेल होता है वो क्या होता है, बेसिक यूनिट है ऑल ऑर्गेनाइजम्स के लिए। अच्छा, अब हमारे पास जो ये रोएरिकर है, इन्होंने डिस्कवर किया था स्पर्म एंड एग्स को। अच्छा, अब हमारे पास है हेनरिच ब्राउन। इन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी में सेल थ्योरी दी थी, मतलब सेल थ्योरी पे रिवर्क किया था और कहा था कि ये जो कह रहे हैं कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये करेक्ट है। अच्छा, हमारे पास सेल थ्योरी वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई थी। सेल थ्योरी का एक पॉइंट और है कि पहले ज़माने में लोगों का ये था कि हमारे पास जो न्यू सेल्स आते हैं वो किसी और चीज़ से आते हैं। मीन्स कि अगर मैं एक बारिश का पानी अगर हम उसको जमा करके रखें तो कुछ दिनों के बाद उसमें छोटे छोटे हमें कुछ इंसेक्ट्स नज़र आने लगते हैं। अब जो है वो कहते थे कि नहीं, हमारे पास जो न्यू सेल्स बनते हैं वो पानी या मिट्टी से बनते हैं। लेकिन हमारे पास जो रिडल्फ फिच होते हैं, इन्होंने जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, फिजिशियन और पैथोलॉजिस्ट, इन्होंने बताया था कि नहीं, हमारे पास जो न्यू सेल आते हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं। मीन्स पुराने सेल डिवाइड होते हैं और फिर न्यू सेल की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, लुइस पास्चर था हमारे पास प्लांट बायोलॉजिस्ट, स्पेशली ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और केमिस्ट। इन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उससे प्रूफ किया था कि हमारे पास जो नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं। सेल थ्योरी, अब हमारे पास सेल थ्योरी जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे जो है 3 साइंटिस्ट थे। सबसे पहले 1839 में 2 साइंटिस्ट, शैलेडन एंड शेवॉन। शैलेडन हमारे पास बॉटनिस्ट थे, बेल्जियन बॉटनिस्ट थे, जबकि शेवॉन जो हमारे पास जर्मन जोलॉजिस्ट थे। और 1855 में रेडल्फ विर्चो, ये क्या थे हमारे पास, जर्मन फिजिशियन थे। इन तीनों ने जो है एक सेल थ्योरी दी थी। इसके पोस्टुलेट्स क्या थे, आइए हम ये देख लेते हैं। इसके पोस्टुलेट्स में था कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनाइज्म हैं वो किससे बने होंगे, एक या उससे ज़्यादा सेल से। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया था कि सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनाइज्म। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म है उन सब में जो है ये सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। और जो न्यू सेल बनते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास प्री एक्सिस्टिंग स्ट्रक्चर से बनते हैं या प्री एक्सिस्टिंग सेल से बनते हैं। मतलब जो हमारे पास पुराने सेल्स होते हैं उसी की डिवीजन होती है और फिर न्यू सेल्स बन जाते हैं। अच्छा, सेल्स के अंदर क्या होता है, हेरिडिटी मटेरियल होते हैं। हेरिडिटी मटेरियल वो मटेरियल जो पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग ट्रांसफ़र होती है। अगर हम अपनी इस एग्जाम्पल लें तो हमारे कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमारी मामा से मिलती हैं और कुछ फादर से।
तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होती है जनरेशन टू जनरेशन, इसको हम कहते हैं हेरिडिटरी मटेरियल। तो ये भी किस वजह से हो रही होती है? सेल्स की वजह से। अच्छा, अब हमारे पास कुछ सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल भी होते हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था वायरस, वायरस कोई भी कंप्लीट सेल नहीं, उसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता। तो हम उसको क्या कहते हैं, जैसे हमारे पास वायरस में एग्जाम्पल थी प्रायोन्स और वायरॉइड्स की, तो ये जो है सेल से तो नहीं बने हुए होते, लेकिन ये सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल से होते हैं। अच्छा, इनमें जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी बॉडी से अगर ये बाहर है तो नहीं हो रही, लेकिन अगर इनसाइड चले जाएं तो इनमें होती है, और ये क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनाइजम्स की तरह अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं और अपने करेक्टरिस्टिक्स को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब सेल हमने पीछे पढ़ा, सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म है। अब चाहे हमारे पास किसी ऑर्गेनाइज्म का हम सेल लें, टिश्यू लें, ऑर्गन लें, अगर हम टिश्यू और ऑर्गन ले रहे हैं तो वो भी किससे मिलके बना हुआ होगा? सेल से मिलके बना हुआ होगा। अच्छा, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है। जो बेसिक टाइप है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और एक है यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल हमारे पास क्या होता है? ट्रू सेल होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है? जो कि इनकम्प्लीट या प्रिमिटिव सेल्स। अच्छा, अब आप इसको याद रखने के लिए इस तरह कर लें, P4 प्री या पहले, P4 प्रोकैरियोटिक। मीन्स जो चीज़ पहले होती है वो जो है थोड़ी सी इमेच्योर टाइप की होती है। तो अर्लियर जो चीज़ भी डिस्कवर हुई थी वो इमेच्योर थी, आगे आगे ज़्यादा फर्दर मूव करते करते वो क्या हो गई थी? इम्प्रूव हो गई थी। तो यहाँ पे जो हमारे पास हम आमतौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, बट प्रीमिटिव। तो इस तरह आप याद रखिएगा, प्रोकैरियोट्स जितने भी होंगे वो क्या होंगे? एक इनकम्प्लीट सेल है। अच्छा, हमारे पास जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है? डीएनए में स्टोर होती है, और वो जो है हमारे पास पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र हुई होती है। अच्छा, अब हम करेंगे कंपैरिजन बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट सेल्स। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल देखूँ प्रोकैरियोट्स में, तो मेरे पास एग्जाम्पल आ जाएगी बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, और यूकैरियोट्स में आ जाएगी एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखें, आपने एग्जाम्पल पढ़ ली है, अब आपके जहन में बन गया एक इमेज कि अच्छा बैक्टीरिया में तो मैंने ये पढ़ा था, एनिमल तो ऐसे होते हैं, प्लांट तो ऐसे होते हैं। अच्छा, अगर ये वाला स्ट्रक्चर होगा तो ये यूकैरियोट्स में आ जाएगा, और ये वाला स्ट्रक्चर होगा तो ये प्रोकैरियोट्स में आ जाएगा। अच्छा देखिए, अब न्यूक्लियस का पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोट सेल्स में विदाउट मेम्ब्रेन होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। ठीक है, मीन्स कि हमारे पास जो प्रोकैरियोट सेल है उसमें न्यूक्लियस बस एक ऐसी कोई मटेरियल पड़ा हुआ होगा, कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होगी उसके अराउंड। जबकि हमारे पास अगर यूकैरियोटिक सेल्स है तो उसमें क्या होगा? बाकायदा न्यूक्लियस के लिए एक मेम्ब्रेन होगी, डेट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें 1 हो सकते हैं, लेकिन कोई भी ट्रू क्रोमोसोम नहीं होगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं, और इन ह्यूमन 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास क्या होंगे प्रोकैरियोट्स में? प्रोकैरियोट्स में यूनिसेलुलर ही होगा, वो भी प्रिमिटिव होगा, इनकम्प्लीट होगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा? यूनिसेलुलर होगा, मतलब एक सेल होगा, या फिर मल्टी सेलुलर, मोर देन 1 सेल्स। अच्छा, हमारे पास जो ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है, मीन्स जिसके अराउंड अलग से मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, वो प्रोकैरियोट्स में क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, जबकि यूकैरियोट्स में क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। अच्छा, लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम, ये हमारे पास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज है, ये क्या होगा? प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगा, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये हमारे पास, हम आगे जब आगे जाएंगे तो हम ये सारी हेडिंग्स को फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये सेल्स के अंदर होता क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स भी क्या होता है हमारे पास? या तो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगा, या अगर होगा भी तो बहुत रेयर होगा, बहुत कम होगा। और अगर यूकैरियोट्स देखें तो उसमें प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हमारे पास प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी कहते हैं। अच्छा, राइबोसोम्स की बात करें तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल होगा तो उसमें स्मॉलर होगा और 70s का होगा, जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें राइबोसोम्स जो है वो लार्जर होगा और 80s का होगा। अच्छा, राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अच्छा, वेसिकल्स जो है वो दोनों में प्रेजेंट होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी। गोल्जी एपरेटस, ये क्या होंगे? प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगा, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोट में एब्सेंट है,
जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा, लेकिन किन में प्रेजेंट होगा? ओनली इन प्लांट। एनिमल सेल में जो है वो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ स्टेरॉइड। हमारे पास जो मेम्ब्रेन होती है, मतलब सेल वॉल के पास सेल मेम्ब्रेन जो आती है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह रहे होते हैं। वो नॉर्मली फॉस्फोबायोलिपिड की होती है। लिपिड जो है एक स्टेरॉइड है। तो वो हमारे पास प्रोकैरियोट्स में यूजुअली इसका नहीं बना हुआ होता, जबकि यूकैरियोट्स में जो है हमारे पास विथ स्टेरॉइड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, परमिएबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो उसकी परमिएबिलिटी कैसे होगी? तो इसलिए जो है प्रोकैरियोट्स में नॉट प्रेजेंट, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सिलेक्टिव होती है। अच्छा, वैक्यूल्स जो है वो हमारे पास प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। और अगर सेल साइज देखें तो प्रोकैरियोट्स के सेल साइज होते हैं 1 to 10 माइक्रोमीटर, जबकि हमारे पास जो है यूकैरियोटिक सेल में 1 to 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। फ्लैजिला देखें तो सब माइक्रोस्कोपिक इन साइज होते हैं, मीन्स माइक्रोस्कोपिक होंगे, कंपोज्ड ऑफ ओनली वन फाइबर। इसमें क्या होंगे? सिर्फ वन फाइबर होंगे। जबकि अगर मैं एनिमल सेल्स की बात करूँ या यूकैरियोटिक सेल की, तो इसमें मेटाज माइक्रोस्कोपिक होते हैं इन साइज, होते तो स्मॉल है लेकिन मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। अच्छा, अब हम देखें सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करें तो अभी हमने पीछे देखा कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता। इट मीन्स कि प्लांट्स और एनिमल सेल में भी फ़र्क है। तो अब जो है हम डिफरेंस देख लेते हैं समराइज्ड फॉर्म में। हमारे पास जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स क्या होता है? ये जो है हमारे पास बेसिकली जो प्लांट्स का कलर होता है। कुछ जो है, अगर मेरे पास प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स है, क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा होता है प्लांट्स को, क्रोमोप्लास्ट जो कि कलरफुल कलर प्रोवाइड कर रहा होता है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट जो वाइट कलर, जो रूट वगैरह में कलर प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो हमारे पास कभी भी इन एनिमल्स में हमने नहीं देखा कि कोई फ्लावर का कलर हो। तो इसलिए जो है एनिमल्स में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एनिमल्स और प्लांट सेल में सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस ये भी है कि हमारे पास जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें कोई भी सेल वॉल नहीं होता, जबकि प्लांट सेल में हमारे पास आउटर कवरिंग इसकी सेल वॉल की होती है, जो कि रिजिड होता है, मतलब हार्ड होता है और सेलुलोज का बना हुआ होता है, सेल मेम्ब्रेन के अराउंड प्लेस होते हैं। अच्छा, हमारे पास जो एनिमल्स हैं उनमें प्लाज्मोडेस्मेटा और पिट्स नहीं होते। ये प्लाज्मोडेस्मेटा मैं आपको जब सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे जो है प्लाज्मोडेस्मेटा बहुत डिटेल में स्टडी किया हुआ है। ये सेल टू सेल लिंकेज होती है। अच्छा, हमारे पास जो एनिमल सेल्स हैं उनमें जो है वैक्यूल्स वो फ्यू होंगे अगर हुए तो, वरना हमारे पास अगर प्लांट सेल के स्ट्रक्चर देखें तो सेंट्रल एक लार्ज वैक्यूल होता है, उसके अंदर फिल्ड होता है सेल से। अच्छा, न्यूक्लियस जो है वो जनरली सेंटर में पाया जाता है इन एनिमल सेल्स, जबकि प्लांट सेल में जो है पेरिफ्री के साइड पे पाया जाता है। पेरिफ्री क्या होता है? अगर मैं बाउंड्री के करीब किसी चीज़ को प्लेस करूँ तो मैं इसको कहूँगी नियर द पेरिफ्री। तो मेरे पास जो है प्लांट सेल में एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल आ ही गया है, तो अब जो है न्यूक्लियस कहाँ प्लेस होगा? नियर द पेरिफ्री। अच्छा, एनिमल सेल्स जो है उसके पास लाइसोसोम होता है, जो कि एंजाइम सिक्रीट करता है मैक्रोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करने के लिए। प्लांट सेल में जो है बहुत कम होता है कि वो लाइसोसोम रखे, क्योंकि प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल है, वो इस सारे काम को ईजिली हैंडल कर लेता है। अच्छा, अब हमारे पास जो एनिमल सेल्स हैं उनमें जो है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि हेल्प कर रहे होते हैं सेल डिवीजन में, बेसिकली सेल फाइबर्स की फॉर्मेशन में। अच्छा, अब हमारे पास प्लांट सेल जो होते हैं उनमें कोई भी इस तरह के सेंट्यूल्स नहीं होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। होप सो आपको समझ आया होगा। आगे फर्दर जो है हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, सेल वॉल सारे स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज डिस्कस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।